जले पत्थरों पर ठहरती शबों की ये क्या राह लिख कर गई है। वक्त ने जब ये सोचा तो ऐसे लगा जैसे वादी के सब सर पत्थर पिघलने लगे। सर बुलंद और बर्फपोश ये चोटियां और खामोश खामोश ये वादी, इनके सीनों में है दफन सदियों के राज। वक्त रुकता नहीं, वक्त रुकता नहीं। मौसमों की ऊंच नीच ही तो बलोचों की तारीख है, और मेरी ये तमन्ना है कि यह हमारा मुकद्दर न बने। बहरहाल मौसम तो गुजर जाने वाली शय है, हमें इससे खाइफ नहीं होना चाहिए। वैसे कल की घोड़दौड़ और निशानेबाजी कैसे रही? रगों में खून अपने औसाफ के साथ दौड़ता है। मुझे उनकी कारकर्दगी पर हैरत नहीं, इत्मीनान हुआ है, मसरत हुई है। वाकई वाकई ये दिल को खुश कर देने वाला एहसास था। लेकिन मीर शेख, तुम्हारे निशाने की बात ही कुछ और है। मेरा निशाना मेरी कुव्वत इरादी और तजुर्बे पर मुनासर है। अब इसमें बिनाई का दखल बहुत कम रह गया है। मेरे हाथों से निकले हुए लाखों तीरों ने मुझे यकीन के मकाम पर ला खड़ा किया। अब अगर वक्त की आंधी मुझे अंधा भी करते तो वो मेरे यकीन को गुमान में नहीं बदल सकती। हाँ वाजा, तुम्हारा यही यकीन हमारा एतमाद है। नज़बंद, याद रखो, यकीन का मकाम दिल होता है, जहां से पूरे बदन में फैलाव के लिए खून उमड़ता है, जिसे सब औसाफ नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। वो बच्चे जो कल तक हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ चला करते थे, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस फैले हुए यकीन को साथ लेकर चलें, क्योंकि मैं अब उस चट्टान की मानंद हो गया हूं जिसको वक्त की यलगार ने मुस्तहकम तो कर दिया है, लेकिन उसका हर थपेड़ा बड़ी आहिस्तगी से इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। हम सब आपकी खैर और सलामती के तलबगार हैं। नाजवानी तो सिर्फ आपके दुश्मनों को ज़ेब देती है। वक्त और तजुर्बात के बोझ को आसान मत समझो, क्योंकि बोझ को बहलाया नहीं जा सकता। ये तो रेजा रेजा कर देने वाला अमल है। मीर, कूच के बारे में क्या हुक्म है? इंतजार।
ये एक बीमार और कपकपाती सोच है बाबा कि कोई और हमारी मसलिहत हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। हम 40,000 अफराद के पेशरो हैं। इतनी बड़ी कुव्वत के होते हुए मसलिहत के मानी बुज़दिली बन जाते हैं, और फिर हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे। आने वाले सुनहरी दिनों की तरफ बढ़ना चाहता हूं मैं। गौराम, सरदार शेख तुम्हारा बुजुर्ग है, मेरा भाई। तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि उसकी सोच, उसके ख्वाब सब हमारे लिए। वो हमारी आंखों के ख्वाब नहीं देख सकता बाबा ना। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ दिखाना होगा। जब तक हम मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां डालकर आतिशदान को नहीं भड़काएंगे, तब तक उसे हमारे अंदर की आग का एहसास नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बाबा, तो इन यखबस्ता हवाओं में हमें अपने वजूद का एहसास तक नहीं रहेगा। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। सरदार को सिर्फ बीबर के सेवी और कच्ची से वापस आने का इंतजार है। वो करता रहे इंतजार, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। उसके आने तक मैं अपने 40,000 बंदों को, ये माल मवेशी कीमती ऊंटों को बर्फ का कफन पहना कर बैठा रहूं बाबा। हम कूच करेंगे बाबा, यही मेरा मशवरा है। ये तुम्हारा मशवरा है, लेकिन सरदार का ख्याल है कि कूच के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। तो मुनासिब वक्त कब आएगा बाबा? आएगा या नहीं, क्या पता। तुम हो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाल तमाम तफसील लेकर आया हूं। हुक्म जल्दी पहुंचने का है, अब अपने यहां से चलना चाहिए। रोटी तो खाकर जाएं, सफर लंबा है। ऐसा करें साथ ले जाएं। हाँ ठीक है। बख्तावर, तो कपड़ा लाना। आपकी मेहमान नवाजी बहुत याद आएगी। चलो यार।
मौला मदद, अल्लाह ही अमान। ये सूरत हाल हम सबके लिए अफसोसनाक है। मसला एक सरदार का नहीं, उनके मोतबरीन का नहीं, बल्कि कौम के तमाम कबाइल और उनकी बाल मवेशियों की जिंदगी का है। सरदार, आपकी सोच काबिल सताइश है। दर हकीकत नई राहों की तलाश हमारी अहम तरीन जरूरत है। इसी मकसद के लिए हमने सीस्तान से हिजरत की थी, ताकि हम अपनी शाखें दूर दूर तक फैला दें। अगर हालात में कुछ तो बहरहाल बहर सूरत करना है, और इसी में बेहतरी और भलाई है। लेकिन उस कूच से क्या फायदा? एक अजदहे के मुंह से बचने के लिए दूसरे अजदहे की पनाह ली जाए। हमें फजलत की बजाय तदब्बर से काम लेना होगा। नहीं, हाल है जी जी जी। हाल दो कि तुमने सीवी और कच्ची के इलाके को कैसे पाया? सरदार, अल्लाह की अमान और आपके सर की सलामती। जो कुछ सुना था उससे बढ़कर पाया। सेवी और कच्ची की चरागाहों पर सब्जा बरसता है, फसलें तैयार खड़ी हैं और पानी आबे हयात। सरदार, मेरी राय है कि हमें मजीद वक्त जाया किए बगैर यहां से कूच करना चाहिए। लेकिन उमर नहानी, मेरा फैसला तुमसे मुख्तलिफ है। क्या आप हमें अपने फैसले से आगाह करना चाहेंगे? बिजार खान, मेरा फैसला है कि बलोचों की बहादुरी और फतह की इस निशानी को माले मतलूका नहीं बनने दूंगा। मैं इस इलाके के इंतजामात किसी के सुपुर्द करके ही कूच करूंगा। गौराम खान फौरी कूच के लिए जिद कर रहा है। गौराम जज्बाती नौजवान है, उसकी रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है, और अगर उसने कूच का फैसला कर लिया है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। नजबंद। जी सरदार। गौराम से कह दो कि वह आज ही लाशार कबाइल को साथ लेकर तरा मूला के रास्ते गंदावा और गजान की तरफ कूच करे। चंद दिनों के बाद हम खुद तरा बिलाल के रास्ते सीवी की तरफ कूच करेंगे। इलाकों से आने वाले खाना बदोशों ने हमारे कई सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया, और हमारे मुहाफिज उन्हें रोकने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आली मर्तबत, बात बात पे कट मरने वाले नावारिद बलोच जो ताइफा लाशार कहलाती है, अपने अमीर कोहराम के इशारे की मुंतजिर रहती है। ये लोग अपने सरदार का इशारा पाते ही आगे बढ़कर हमारे इलाकों पर कब्जा जमा लेते हैं। आलीजा, हमारे पास सरहदों की हिफाजत के लिए बाकायदा फौज नहीं है, इसलिए हम हमलावर लश्कर को पर वक्त आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। हमें मालूम है कच्ची के लोग खुशहाल और अमन पसंद हैं। इसके अलावा हमें कभी किसी बैरूनी हमलावर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए हमने कभी सरहदी फौज रखने की
जरूरत महसूस ही नहीं की। आलिया, उनकी तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। उनका लेजा तीर की मानिंद और बात तलवार की नोक पर है। अगर हमने उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई न की तो उनके हौसले बुलंद होंगे और वो मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो। हमें इस बढ़ते हुए खतरे का पूरी तरह एहसास है और उनसे निपटने के लिए अपने आली मकाम जामनंदा निजामुद्दीन से फौरी कुमक की दरखास्त की है। कुमक मिलते ही हम उन पर भरपूर हमला कर देंगे और उन्हें अपने इलाके से निकाल कर दम लेंगे। दोस्तों, कुछ तो सुबह करना है। क्या ये अच्छा हो कि आज रात इस महफिल की इब्तिदा वर्क की कलाम से की जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल क्या बात, वाह। क्यों भी वर्क? ठीक है, ठीक है। सरदार शेख की अचानक बीमारी की वजह से कल सुबह की कूच मुलतवी कर दी गई है। अल्लाह खैर करे। मेरी ख्वाहिश है कि कौम की शाखें दूर दूर तक फैल जाए। सरदार की हैसियत से कौम की मंजिल का तयन करना मेरी जिम्मेदारी है। कौम को मंजिल पर पहुंचाने से पहले से हट भी सकता हूं। सरदार, क्या हुआ? खैर तो है? रियान। जी सरदार। तमाम अमरा को बुला कर लाओ। जी सरदार। मेरी बात और से सुनो। हर सफर की एक मंजिल और हर बहार की खिज़ा बहुत सुस्त रफ्तारी से आए या तेजी से झपट ले, वक्त
कहा जाने वाला अमल है जिसे पहाड़ भी आजाद नहीं है। सरदार, इस कदर नाउम्मीदी क्यों? मीर हैप्तान, उम्मीद ही तो इरादों को जला बख्शती है। सरदार, उमर नौहानी, फना अपनी ताक में है। तुम लोग सब मिलकर अपने लिए, अपनी कौम की बका के लिए कोई मुनासिब रहनुमा चुनकर यकजा हो जाओ। बस यही मैंने तुम्हें कहना था। जंगल, खबर मिली है कि हाकिम गंदावा ने हमले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अब सिर्फ उसे जामी कुमक का इंतजार है। ये तो बहुत बुरी खबर है सरदार। फौजी कुमक के मिलते ही दुश्मन के हौसले और बढ़ जाएंगे और वो एक बड़ी तादाद के साथ हम पर हमला कर देगा। ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? दुश्मन के मुकाबले में हमारी तादाद बहुत कम है। खैर, इसका फैसला तो वक्त करेगा। बाबा जान भी सरदार शेख की बीमारी का सुनकर उसकी अयादत के लिए गए हुए हैं। सरदार, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में उमरा से मशवरा लिया जाए। मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। सरदार मोहतरम, मेरी ये राय है कि मीर चाकर बहादुर और ज़हीन है और वो सरदारी का बारे गिरा अपने मजबूत कंधों पर उठाने का अहल है। बेवरा, तुम्हारी क्या राय है? सरदार, मीर चाकर ने अपने शिराजी तलवार की काट और उसकी जर्ब से साबित कर दिया है कि वो चट्टानों को काटकर कौम के लिए सही रास्ता बना सकता है। बेविचार, तुम? मेरा ख्याल है कि मीर चाकर खान कौम की उम्मीदों का मरकज है। आप उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर करके पूरे कौम को ताफुज बख्शे। नजमंद, हम तुम्हारी राय का इंतजार कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हम मीर चाकर खान जैसे कौम के जरी सिपाही के हम रहकर अपनी मंजिल को जा लेंगे। मैं मीर चाकर खान को बहैसियत सरदार कबूल करता हूं। कबूल है? कबूल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों ने मीर चाकर खान को अपना सरदार कबूल कर लिया? जी बेरा, जी सरदार। मीर चाकर खान को दस्तारबंदी के लिए बुलाया जाए। यह सरदार जलाल खान की तलवार है और तुम्हारे अजदाद की बहादुरी की दास्तान है इसकी काट से जमाने में रोशनी की तरह फैली हुई है। इस कमान से निकला हुआ तीर कभी खता नहीं गया।
इस पगड़ी के पहले बल में शराफत, इंसाफ और रवायत की हुर्मत पोशीदा है। इसकी अजमत पूरी कौम की बेहतरी, फलाह और बाइज़्ज़त मुस्तकबिल की तलाशी से गायब रह सकती है। इस दस्तार की अजमत अगर तुम्हारे दिल में मुंतकिल होती रही तो आइंदा आने वाली नस्लें अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहेगी। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था, मगर मुझे इस पर हैरत नहीं हुई। सरदार शेख अगर लाशार कबाइल को अपने एतमाद में ले लेते तो बेहतर था। शायद उसका ख्याल था कि गोहराम भी अपने बाप की तरह इस नाइंसाफी पर खामोश रहेगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो क्या एहतजाज के लिए सरदार शेख के पास जाएंगे? हरगिज नहीं। मैं अपनी बका के लिए जिस मकाम पर खड़ा हूं, वहां वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। हाफिज बाबा, बाबा सामने घोड़े हैं। हाँ हाँ मालूम। बाबा तुम्हें नजर आता नहीं, फिर कैसे मालूम? कभी मैं भी आंखों वाला था, कभी तो मैं भी सवार था। और तो बता दूं कितने घोड़े हैं यहाँ? बड़ा खूबसूरत मसला है। कहाँ ले जा रहे हो? सरदार के लिए लाया हूँ। कब का बना रखा था इस दिन की खुशी में। तुम भी अजीब सोचते हो। कहाँ तुम, कहाँ सरदार चाकर खान? मसनद सरदारी संभालने के इस वश मौका पर मोतियों भरा ये तश्त मीर हैबतान की जानिब से सरदार मीर चाकर खान की नजर। मीर बिज्जार की जानिब से सोने चांदी भरा ये तश्त सरदार मीर चाकर खान की नजर। मीर जाड़ो जलम की जानिब से ये बेशबहा खंजर सरदार मीर चाकर खान की नजर। तुम सबकी मौजूदगी हमारे इत्तेहाद की अलामत है। नौजबत, तुम्हारा बेटा गौराम नजर नहीं आ रहा। क्या उसने रिवायत से नाराज नहीं किया? सरदार, सुना है मीर गौराम ने अपनी सरदारी का ऐलान कर दिया। अगर ये दुरुस्त है और वो सरदारी का बोझ उठाने के काबिल है तो मैं उसके हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। नहीं मीर, नहीं, नहीं। खुदा वो दिन न लाए। मीर, तुम में सरदारी की जिम्मेदारियां निभाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मीर गौराम ने अपनी सरदारी का ऐलान करके हमारी सदियों पुरानी रवायात से इन्हिराफ किया है
उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये सोचना मेरा काम है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत कैसे हुई? जी सरदार। ये जबान दो भाइयों के दरमियान फितना भी बन सकती है। इस जबान के फितना बनने से पहले ही शहीद बाबा, बाबा मेहमान आ रहे हैं। घोड़ों की टाप से मालूम होता है चाकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम सरदार, यशात है। बैठे सरदार। बाबा, आप गंदावा नहीं गए? नहीं सरदार, अभी तो नहीं गए। बाकी तो सारे लोग जा चुके हैं। रेहान, मैं अपने सरदार के साथ जाऊंगा। गौराम तो चला गया हमें छोड़कर। हाँ सरदार, गौरव खान और गौर बीबी के चले जाने के बाद बड़ी वीरानी सी हो गई है यहाँ। मुझे मालूम हुआ था बाबा कि तुम मुझे मिलने आए थे, लेकिन मुझ तक रसाई ना हुई, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आ गया हूं। सरदार, कहाँ आप, कहाँ मैं तो सोच भी नहीं सकता था आप यहाँ आएंगे। सरदार, बड़ी चाह से बना है आपके लिए। खूबसूरत है। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। और हाँ, आइंदा मैं मिलने तुमसे खुद आया करूंगा। तुम्हारी कदर जितनी मेरे दिल में है, उसका सबूत आने वाला वक्त ही देगा। सरदार, दूध पीते जाए। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। गौराम, इन रिवायात, इस तहजीब और इन कदरों का तुम्हारे पास क्या जवाब है, जिनकी पासदारी, हिफाजत और एहतराम बनु इस्माइल से लेके मीर जलालान तक होता रहा है? रिवायात और कदरें हालात के हिसाब से बदलती रहती हैं बाबा। वक्त, माहौल और हालात इनमें तराश खराश पैदा करते रहते हैं। आपकी मौजूदगी में मेरी मौजूदगी में तुमने सरदारी का ऐलान कर दिया, हालांकि तुम्हें इसका कोई इख्तियार न था।
इस रिवायत की इब्तदा भी चाकर ने की है। 40,000 अफराद की कुव्वत को चाकर के घमंड ने नजरअंदाज किया है। अफसोस, तुमने नफाक की जो लकीर खींची है उसे मिटाना आसान नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, ये लकीर भी चाकर ने खींची है। इस तफरीक का खमियाजा हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। और मीर चाकर खान, उसने तो तुम्हारे खिलाफ बोलने वाली जबान को भरे दीवान में कटवा दिया था। वो भी मेरी जबान बंदी के लिए। बाबा, अब मैं ताकत की जबान में बात करना चाहता हूं। गोराम, उसने पैगाम भेजा है कि अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी सरदारी कबूल कर लेगा। अगर उसने ऐसा किया भी है ना बाबा, तो दिल से नहीं, दिमाग से। तुमसे तो इतनी भी मसलहत नहीं हो सकी। दुश्मन के सामने पड़ाव डाल के बैठे हो और एक नई दुश्मनी का आगाज भी कर दिया है। मैंने नई जद्दोजहद का आगाज किया है बाबा। मुझे मालूम है दुश्मन मोर्चा बंद है और मुझे उस पर हमला करना है। हमला करने के लिए अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ सकता हूं तो जंगी हिकमत अमली के तहत 4 कदम पीछे भी हट सकता हूं। फतह और शिकस्त तो दोनों साथ साथ हैं, मगर शिकस्त के खौफ से पीछे हट जाना अपने मकासद से पीछे हटने के बराबर है बाबा। सरदार, इतना मिलिए कि आंख में गंदावा सुबह हमला कर देगा। आंख में गंदावा? हाँ, वो मोर्चा बंद है। उसकी कोशिश होगी कि वो हमारा हमला पसपा कर दे और तरफ निकल जाए। लेकिन चौंगल, हम जिस हिकमत अमली पर चल चुके हैं, जो हमने सोचा है, बस उसी पर कायम रहना। बस जागते रहने की जरूरत है। हाँ, गोराम बेटा, अब भी वक्त है, सोच लो, फिर सोच लो। वक्त सोच के मरहलों से बहुत आगे निकल चुका है बाबा। अब तो मौत या गंदावा। गोराम बेटा, अब भी वक्त है, सोच लो, फिर सोच लो। वक्त सोच के मरहलों से बहुत आगे निकल चुका है बाबा। अब तो मौत या गंदावा। तुम महज अपनी जिद की वजह से तबाही के रास्ते पे चल रहे हो। शिकस्त के खौफ में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती बाबा। हाँ, अलबत्ता फतह की उम्मीद में मौत को गले से लगाया जा सकता है। बाबा, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देख रहे हो कि दुश्मन दिफाई जंग लड़ रहा है। ऐसे में हमारा ज्यादा नुकसान होना कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं। और इस सूरत में हमारे हजारों शेर दिल लाशारियों की लाशें पड़ी। नहीं बाबा, गोराम के हाथ लाशें उठाने के लिए नहीं, दुश्मनों की लाशें बखेरने के लिए बने हैं। मैं सोचता हूं कि इस नाजुक मौके पे हमें सरदार चाकर खान को इत्तला दे देनी चाहिए।
ताना दे रहे हो बाबा? ओहो, गलत मत सोचो बाबा, गलत मत सोचो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी की वजह से कह रहा हूं। वो तो मैं हूं बाबा, कई दिनों से 2 महाजों पर खड़ा हूं, लेकिन शिकस्त के खौफ से टूट नहीं सकता। तुम सबको इतनी रात गए इसलिए तकलीफ दी है नंदे कि मीर गौहराम ने अपने से कई गुना ज्यादा फौज की मौजूदगी में गंधावा पर हमला कर दिया है और इत्तला मिली है कि हमारा भाई खासी मुश्किल में है। सरदार, गुस्ताखी माफ। आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है इस जंग के नतीजे से मायूस नजर आते हैं। जाहिर है लाशारियों की तादाद दुश्मन की फौज से बहुत कम है। कई जांबाज मौत की घाट उतर चुके हैं और मीर गौहराम लम्हा ब लम्हा उखड़ता जा रहा है। मीर जानो सरदार, मीर गौहराम ने कौम के दरमियान तफरके की जो दीवार खड़ी की है उसे अगर वो खुद ही गिरा दे तो अच्छा है। मीर हफ्ताम, तुम क्या कहते हो? सरदार, नफरतों की दीवारें बहरहाल गिरनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें गिराता कौन है ये अलग बात है। पसंद आई हमें तुम्हारी ये बात। नफरतों की दीवारें गिराने के लिए हमें ही पहल करनी चाहिए। युवराज, सरदार, बलूच एक नाम है सूरज की तरह, जिसकी रोशनी एक, तमाज़त एक। हम सब उसकी रोशनी की तरह हैं। रोशनी के इस सफर में जो भी दीवार आयल हो उसे गिरा देना ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी किरण सूरज के बगैर अपना वजूद नहीं रखती। ब्यूरो, तुमने बलोच कौम को सूरज से तशबीह देकर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि नफरतों की ये दीवारें हमें ही गिरानी चाहिए। मीर बजार, मिरहान, फौज को फौरी कुछ का हुक्म दो। कल की जंग को नताइज के एतबार से नुकसानदेह समझता हूं। तुम्हारी हिकमत अमली क्या है? बाबा, जंग नफा नुकसान से बालातर अमल है। दुश्मन का भी नुकसान हुआ है। मैंने जरा जल्दी शादाब इलाकों की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन 2 दिन बाद चाकर खान भी नशेब की तरफ आएगा। अगर ये मेरी गलती थी तो ये गलती यकीनन दोहराई जाएगी और मेरी नाकामी आने वाले के लिए इससे बड़ी नाकामी साबित होगी। सरदार, हमारी पुश्त की जानिब से आसमान तक उठता हुआ एक गुबार नजर आ रहा है, जो लम्हा बलम्हा बड़ी तेजी से हमारी जानिब बढ़ रहा है। इस सिमत से दुश्मन के लिए कुमक आना महाल है, बहुत मुश्किल है बाबा। सरदार, आप बोलो शाहान, क्या बात है? सरदार चाकर खान अपने लश्कर के साथ हमारी मदद के लिए आ पहुंचे। पर ये कोई ऐसी ताज्जुब खेज बात नहीं।
देखा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि सरदार चाकर खान की सोच और तुम्हारी सोच कितनी मुख्तलिफ है। मैं आपसे यही गुफ्तगू कर रहा था बाबा कि मैं और चाकर दो मुख्तलिफ सिमतों के राही तो हैं, मगर हमारा दुश्मन मुश्तरक है। अब कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे आने पर तुम्हें कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ होगा गौराम। जंग का तबल बजा दिया जाए। सरदार, गंदावा की आज की यह फतह आपकी वजह से हुई है। हम सब आपके ममनून हैं। आज की फतह मीर गौराम और मेरे साथियों के लिए एक दिलचस्प तजर्बा है। इन मफ्तूआ इलाकों पर हमारे साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे उमरा का बराबर का हिस्सा है। नहीं नौजबंद नहीं, गंदावा पर हुकूमत मीर गौराम का हक है, लेकिन आप मेरा इरादा सफर जारी रखने का है और अब मैं सिवी फतह करना चाहता हूं। मैं भी इस मुहिम पर आपके साथ जाना चाहता हूं। तुम्हारा साथ भाइयों का साथ है और ये साथ बाइस इफ्तिखार है, लेकिन मत भूलो पूरी कौम को एक मंजिल और मकाम की जरूरत है और कौम से मेरा यही अहद है। एक खाना बदोश के हाथों गंदावा की फतह नहायत काबिल शर्म शिकस्त है और अब बलोचों की जलगार को रोकना आसान न होगा, क्योंकि इस इलाके में बलोच पहले ही से आबाद है। लिहाजा वो हमारे खिलाफ अपने लोगों की हर मुमकिन मदद करेंगे। गंदावा हाथ से निकल जाने के बाद जरूरी हो गया है कि उन्हें सिवी तक पहुंचने की मोहलत न दी जाए। आलीजा, आपकी तरफ से कुम्मक के बगैर सिवी और एतराफ का दफा मुश्किल होगा। मुबारक खान जब हाकिम अमूर ममलकत में दिलचस्पी लेना छोड़ दे, ऐश व आराम की आदी हो जाए, बददियानती उनका शेवा बन जाए और हवस ज़र उनकी गर्दनों को झुका दे, तो फिर इतनी दूर बैठकर थर के 200 कोस उस पार से हम तुम्हारी हिफाजत की जमानत किस तरह बन सकते हैं। बहरहाल हमारी वापसी का बंदोबस्त किया जाए ताकि हम तुम्हारे लिए कुमक रवाना कर सकें। रामायण बेटा, चाकर के साथ सेवी कूच करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है ना? तुम्हें पता है मैं बदला चुकाने में देर करने का आदी नहीं हूं। सिपा कूच के अहकाम की मुंतजिर है बाबा। आपके हुक्म के साथ ही लश्कर आपकी क़यादत में आपके साथ होगा। सरदार, गौर जतनी की तरफ से कुछ लोग मिलने की इजाजत चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दो। सरदार, अल्लाह की अमान और आपकी सर की सलामती की दुआ के साथ गौहर बीबी आपका शुक्रगुजार है। मुहीर के इलाके की बख्शिश आपका एहसान और रियायत परवरी है। गौहर बीबी की तरफ से नजर की कबूलियत के लिए इल्तिमास है। मैं सेवी से वापसी पर जल्द ही गौहर से मिलूंगा। मेरी तरफ से गौहर को बता देना।
ये आपकी इज्जत अफजाई है, वरना मुझे भी बारजाबी का हुक्म दिया जा सकता था। गौहर खूबसूरती और की अलामत है। तुम्हारा वजूद और शायद तुम्हारा दिल दोनों तुम्हारे नाम के तर्जमान हैं। बेवगी वक्त का दिया हुआ एक जख्म है जो भरा भी जा सकता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी सरदार। देखो गौहर, तुम्हें तहफ्फुज़ की जरूरत है, इसलिए कि तुम्हारी तन्हाई का यही तकाजा है। जिंदगी ने तुम्हें वो मकाम दिया है जहां ताकत और तहफ्फुज़ के बगैर इसके तकाजे पूरे नहीं हो सकते। क्या माँ, बहन और बेटी का रूप जिंदा रहने के लिए काफी नहीं? माँ, बहन और बेटी, तुम्हारे इन बयान करदा रिश्तों का सफर वक्त के तकाजों के ताबे है। इसीलिए तो औरत का एक और रूप भी है, बीवी का रूप। वो तो मैं थी। मगर अब नहीं हो। सामल, सामल। जी जी बेबी। कोच का फौरन इंतजाम करो। रात के इस अंधेरे से पहले एक लम्हा जाया किए बगैर मुझे निकलना है। बेबी, इस वक्त किसके पास जाएंगे इस वक्त? मैं जानती हूं इस वक्त मुझे कौन तहफ्फुज़ दे सकता है। हम लोगों ने गौर को इसलिए नहीं रोका, एक तो वो औरत थी, दूसरा हमारे लिए उसकी तरफ से आपका हवाला मोतबर था, वरना हम। तुमने जो कुछ किया ठीक किया। मुझे फिक्र है तो इस बात की कि गौहर रात के अंधेरे में पुरखत रास्तों में तन्हा गई है। शाहन। जी सरदार। तुम फौरी तौर पर एक दस्ता लेकर सरहदों की तरफ जाओ और देखो, अगर गौहर हमारी सरहद में है तो उसे लेकर उसकी मंजिल तक हिफाजत से पहुंचा दो। मगर सरदार, वो औरत जाकर के पास जाकर आपके खिलाफ जहर भी उगल सकती है। वो ये भी कह सकती है कि गौराम के इलाके में न तो अमन है और न ही एहतराम। ऐसी सूरत में उसे छोड़ देना। शाहन, मैं जो कह रहा हूं वही करो। वो कहां जाती है, क्या कहती है, ये उसका अमल है। हमें यही सोचना है कि हमने क्या करना है। और हां, ये भी ख्याल रहे कि गौहर न सिर्फ हमारी पनाह में थी, बल्कि वो एक मुअज़्ज़िज़ औरत है और उसकी ये दोनों हैसियतें हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेरे अजीजों, कामयाबी बाज़ औक़ात अंजाम के मायने रखती है। फतह और शिकस्त दोनों जिंदा रहने के नाम हैं और यही हमारी कबायली रिवायात की जान है। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तारीख मुझे किस नाम से याद रखती है। हिंद सिंध के लोग मुझे एक रिवायत परस्त या जाबिर हुक्मरान कहते हैं, या बलोचों की आने वाली नस्लों के शानदार मुस्तकबिल का आलम बरदार। मसला ये नहीं कि जाकर खान सरदार है, मसला ये है कि
दुनिया की तारीख में बलोचों को इज्जत और मकाम से कौन सरफराज कर सकता है? सरदार, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। पीर मुर्शिद गुलाम है हमारे नबी के, और हां, आज सेवी के दरबार का पहला दिन है और यह दिन मैं अपनी रिवायात के मुताबिक अक़वाल से शुरू करना चाहता हूं। और सबसे पहले खुद कौल देता हूं कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे पीरो मुर्शिद शेख गटी की नाराजगी मोल ली तो वो मेरे नजदीक इंसान नहीं, हैवान होगा। और बड़े से बड़े मुंह जोर और शह जोर हैवानों को नकेल डालना चाकर खान बखूबी जानता है। और याद रहे कि चाकर खान की इस नकेल से उसका चाहे कोई कितना ही करीबी अजीज क्यों ना हो, बच नहीं सकता। हम फकीर लोग एक ही सीधा रास्ता चलते हैं। मेरा यह कौल है कि जो शख्स भी इस राह में रुकावट डालेगा या साथ देगा, मैं उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकूंगा। सरदार, इस चीज से तो आप बखूबी वाकिफ हैं कि मुझे अपनी घोड़ी कितनी अजीज है। जो भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरी घोड़ी ले गया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। घर से घोड़ी लाने पर न सिर्फ मैं उस शख्स को बल्कि अपनी बीवी को भी कत्ल कर दूंगा। ये मेरा कौल है। उमर नौहानी, हमें यकीन है कि तुम अपने अहद को अपनी घोड़ी से ज्यादा अजीज रखोगे। मैं शह मुरीद भरे दरबार में कौल देता हूं कि जुमरात की सुबह साहिल मुझसे जो कुछ तलब करेगा, इनकार नहीं करूंगा। सरदार, दोस्ती की क्या कीमत होती है, यह आप जैसे फहमीदे शख्स को बताना या जताना कोई मानी नहीं रखता। मैंने और मीर जाड़ो ने एक दूसरे को यह कौल दे रखा है। मैं एक दफा फिर इस बड़े दीवान में अपने उस कौल की तजदीद करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स मीर जाड़ो को कत्ल करेगा तो उसका बदला मैं लूंगा, और अगर कोई शख्स मीर हृदय को कत्ल करेगा तो उसका बदला जाड़ो जलम लेगा। मैं मीर हैबतान भरे दीवान में कौल देता हूं कि भागा हुआ कोई भी ऊंट जो मेरे गले में शामिल होगा, उसकी वापसी किसी सूरत नहीं होगी। वह ऊंट सरदार चाकर का ही क्यों ना हो। मीर हैबतान, तुम्हारी जुर्रत काबिल तहसीन है। सरदार, ख्वाब और खामोशी जिंदा लोगों को सोच देते हैं। मैं मीर रियान इस बड़े दरबार में कौल देता हूं कि जो भी शख्स मुझे नींद से जगाएगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा, मां सिवाय चाकर के। सरदार, पगड़ी भी बलोच की इज्जत होती है और दाढ़ी भी। मेरी दाढ़ी की तरफ जो भी शख्स हाथ बढ़ाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा।
मेरे दीवान में आज तक कोई मर्द नंगे सर दाखिल नहीं हो सका। तुम तो औरत हो, क्या मजबूरी हुई? सरदार, मैं अपने वजूद के अजाब में हूं। सर से साया उठ जाने के बाद मैं किसी भी तजर्बे को दोहराने से खौफजदा हूं। किसी भी नए रास्ते पे बस बस, तुम्हारी बात समझ गया हूं मैं। पनाह दी जाती है तुम्हें। आज से तुम बाहोट हो मेरी। बाहोट के मायने चाकर खान बखूबी समझता है। तुम्हें कचरौक का इलाका बख्शा। बेशक बालाश आज भी हस्बे मौका है, हमें खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिया बुला निंदे सरदार चेहरे शो बरोय बाबा। हाँ जी बाबा। हाँ मैं मुरीद, तुम खामोश बैठे बस रस्सी पढ़ते रहते हो। क्या करोगे इतनी रस्सियों का? खुद को बांधता रहता हूं ताकि कभी तुमसे आजाद ना हो सकूं। कभी कभी तुम्हारी चुप मुझे खौफजदा कर देती है। लेकिन मुरीद, तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मेरी हिम्मत बंधाता रहता है। जब रूह खुद अपना वजूद तराश ले तो कहने को कुछ बाकी नहीं रहता। कहाँ? कहीं नहीं, बस तुम्हारे ख्यालों में, जहां जिंदा रहना आसान है, बहुत आसान। दौड़ जीत गया है। आपको मुगालता हुआ है। दोनों सवार बराबर आए हैं, किसी एक के बारे में फैसला गलत है। बज़ाहिर दोनों सवार बराबर दिखाई देते थे, लेकिन रेहान की घोड़ी आगे निकल रही थी। इसका अंदाजा तजर्बे ही से किया जा सकता है। तजर्बा? मैं भी तजर्बे ही से बात कर रहा हूँ। दोनों घोड़ियां बराबर थीं। बहरहाल फैसला हम रेहान के हक में देते हैं। मीर बालाच, इनसे बहस करना बेकार है। इस वक्त ये दो हैं और तुम एक। आओ चलो।
रेहान चाकर का अजीज है, ये इलाका भी उनका अपना है, इसलिए ये नाइंसाफी तो होना ही थी। खेलों में इस किस्म के फैसले बहुत खतरनाक नतीजे पैदा कर सकते हैं, और फिर वैसे भी अगर दौड़ वाजे न हो तो मुंसिफिन को बहुत एहतियात से फैसला करना चाहिए। मुंसिफ तो मैं भी था, लेकिन मेरे फैसले को उन्होंने कितनी लापरवाही से रद्द किया। दरअसल वो गलत तरीके से अपनी धाक बिठाना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कचरों के इलाके में? हाँ, गालिबन कचरों भी उनकी बालादस्ती हासिल करने का एक निशान है। मीर बालाच, मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझा। सरदार चाकर खान ने ये इलाका गौहर को जागीर के तौर पे दिया हुआ है। तमाम शत्रु बच्चे मारे गए। कैसे? कौन लोग थे वो? रामैन और उसके साथी अचानक जानवरों पर टूट पड़े। आखिर मुझ बेवा से किसी को क्या दुश्मनी है? आखिर ये लोग मेरी बेकसी को तमाशा क्यों बना रहे हैं? शायद वो ये भूल गए कि हम सरदार चाकर के बावट है, उसकी पनाह में है। मैं सरदार चाकर के दरबार में इस जुल्म की फरियाद लेकर जाऊंगा। खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक बात भी ना निकले, इससे एक बड़ा फसाद फैल सकता है। और मैं ये नहीं चाहती कि कुछ शूद्र बच्चों की खातिर इंसानों में खून खराबा हो और बेगुनाह लोग मारे जाएं। मैं ये दुख तन्हा उठा लूंगी। अफसोस, अफसोस, ये जालिमाना हरकत बड़े दुख की बात है। तुम जाओ, जाकर अपना दवा दारू करो, लेकिन याद रहे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकलने पाए। मैं जानती हूं बलोचों की क्या रवायात है, खासकर बावट के बारे में। मुरीद, मुरीद, कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी और ही दुनिया में रहते हो। वो कोई सी भी दुनिया हो, लेकिन है वो तुम्हारी दुनिया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। खुदा जाने कैसी बातें करते हो। घर पे तुम बैठते नहीं, मैं चिलचिलाती धूप में घंटों तुम्हारे आने की राह देखती हूँ। और तुम तो अपने खाने का भी ख्याल नहीं रखते। पता नहीं ये तुम औरतों को अपने चाहने वालों से ज्यादा उनके खाने पीने की फिक्र क्यों रहती है? इसलिए कि रिवाज ने हमें अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ यही एक जरिया दे रखा है। और मैंने तुम्हें अपने रूह पर भी इख्तियार दे रखा है, रूह जो वक्त की पहुंच से बाहर है।
सरदार, यहाँ से कचरों का इलाका शुरू होता है। इस साल अच्छी बारिशों के बायस घास बहुत ज्यादा है और यहाँ अमलदारी है हमारी बाहोट गौहर की। इस पहाड़ी के उस पार गौर बीबी के खाने हैं। इधर से गुजर ही रहे हैं तो क्यों ना उसकी खैरियत भी पूछते चले। बहरा तुम्हारी ऊँटनियों के थनों से दर्द से बिलबिला रही है वो। कहां गए शूद्र बच्चे, कहां गए? तुम्हारे जानवरों की आंखें खौफ से फटी जा रही हैं। गांव सरदार, जानवर भी इंसानों की तरह मोहब्बत करते हैं और दुख सहते हैं। कुछ अरसे से यहाँ पे जहरीली घास उगाई है, उससे कुछ शूद्र बच्चों को नुकसान हुआ। चुप्पे चुप्पे से वाकिफ हूं मैं इस जमीन की। दिखाओ मुझे वो घास जिसने हमारी पनाह में आए हुए जानवरों और इंसानों को दुख दिया है। दिखाओ मुझे। तुम क्यों कांप रहे हो? किस बात ने लर्जा तारी कर दिया है तुम पे? बताओ बताओ, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? कहां गए शूद्र बच्चे? कहां गए शूद्र बच्चे? सरदार, रावण और उसके साथियों ने शूद्र बच्चों को बेदर्दी से मार दिया। बस अब कसम है मुझे। सरदार, हम सब तवील और दुश्वार सफर के साथी हैं। वक्त की सख्तियों के हाके में सबने एक दूसरे का दिल बांधा है। इस तरह कुछ शूद्र बच्चों की खातिर कत्ल और का दर खुल जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, दरगुजर से काम ले। मुझे जिंदगी और मौत दोनों ने मिलकर मारा है। खुदा के लिए ऐसी कोई कसम न खाई सरदार, ऐसी कोई कसम न खाई। ये वो इज्जत है जो मैंने तुम्हें दी, इसे इस तरह न लौटाओ। इसका तकद्दुस हमारे खून में रची बसी रिवायत है और इस मौके पर खून बहाने से नाराफ अपने खून से नाराफ है। लिहाजा कसम है मुझे अपने इस मांग वाले सर की, जिस पर मैं सरदारी की पगड़ी बांधता हूं, कि इस जुल्म का हिसाब जरूर लिया जाएगा। मैं आपके सामने की पगड़ी बांधता हूं कि इस जुल्म का हिसाब जरूर लिया जाएगा। क्या हुआ बाबा? सरदार चाका खान के आदमियों का हमला अचानक था। वो सब माल मवेशी हार कर ले गए। मगर ये सब हुआ कैसे? सरदार, इसकी इब्तिदा
आपके बेटे और उनके साथियों ने की। ठीक है, तुम लोग जाओ। ये सब कुछ इसलिए हुआ बाबा कि सेवी मेले में घोड़ दौड़ के मौके पर मेरे साथ नाइंसाफी की गई, और मेले में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एक पुरानी रिवायत है बाबा, और चारों तरफ से आए हुए कबाइल का मुश्तरका इज्तिमा। अगर ऐसा हुआ भी तो एक बेवा के माल मवेशियों के कत्ले आम का जवाब तो नहीं बनता। और फिर तुम जानते हो कि गौहर चाकर की बाहोट है, उसकी पनाह में है, और बाहोट की रिवायत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। सरदार चाकर और उसकी उम्रा अक्सर ऐसे मौकों पर अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करते हैं बाबा। मेरा यह रद्द अमल उनकी बालादस्ती की गलत कोशिश के खिलाफ था। ताकत अंधे अमल का नाम नहीं। एक तो तुमने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, और दूसरे तुम अपने बाप के नजरियात को समझने में नाकाम रहे हो। अव्वल तो तुम्हें गौहर के बारे में सोचने का कोई हक नहीं, और अगर तुम अपनी नासमझी की वजह से किसी ओछे नतीजे पर पहुंचे हो तो मेरी जिंदगी में मेरे जाती मामलात में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। बाबा ये सब उनकी बालादस्ती कायम करने की कोशिश का नतीजा है। चाकर खान ने जो किया या करेगा, तुम्हारी इस हरकत के बाद उसे इसका हक बनता था। मैं उसकी जगह होता तो इससे भी ज्यादा कर गुजरता। अब तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं उसके पास जाऊं। इंसानों से अपनी पहचान कराना तुम्हारा हक है, लेकिन खुद उनकी पहचान ना करना या उनके हक में मुदाखलत करना यह जहालत है। तुम्हारे वालिद के बारे में सुना था कि वो नाल मक्खी की पर की तरह बारीक बनाते थे और उनकी चमक शीशे की तरह होती थी। मैंने भी तो अपने वालिद से सीखा है, और फिर जब भी तुम्हारे घोड़े की नाल बनाए तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं हुई? इसलिए तो मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ आता हूँ। बस जरा बालाज की तलवार का काम खत्म कर लूं, उसके बाद बस। नहीं, पहले मेरा काम कर दो, मुझे बहुत जल्दी है। क्यों बालाज? हाँ, इनका काम कर दो, इनका हर काम जल्दी में होता है। अच्छा, मेरी बात बुरी लगी क्या? मुझे लगता है तुम कोई बहुत बड़ी बात दिल में छुपाए बैठे हो। कह दो, बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे ये सुन के इंतहाई दुख हुआ है कि तुमने भरे दीवान में चाकर को गोराम की मदद की बजाय उसे झुकाने और मुरीद इल्जाम ठहराने का मशवरा दिया, जिसकी उम्मीद तुम जैसे ज़हीन और बहादुर अमीर से नहीं की जा सकती थी। मैंने जो भी मशवरा दिया था मेरे ख्याल में दुरुस्त था, और फिर मीर कोहराम और आप लोग भी तो कुव्वत को रवायात पे तरजीह देते आ रहे हो। एक बात याद रखो, कुव्वत मशरूत नहीं होती। चारो होती है। चाकर एक कुव्वत का नाम है जिसे मुख्तलिफ कबाइल के इत्तेहाद ने सरदारी का एजाज बख्शा है। बालाज, अपनी हद में रहकर बात करो। ना, सच्चाई को तहम्मुल से सुनना और बर्दाश्त करना यह भी बहादुरी है। हौसले से सुनो। चाकर और गौराम तराजू के उन दो पल्लों की तरह हैं जिनमें बराबर के औजार नहीं। देखने वालों के लिए भारी पल्ले का तायुन इसलिए मुश्किल है कि किसी एक का झुकाव मुस्तकिल नहीं। आज तुम मीरहान, हद्दे, बिजा, हेप्तान, ब्यूरक, उमर नौहानी और शैमुरी चाकर के पलड़े में हो, इसलिए चाकर भारी है। कल तुम में से कोई भी हमारी तरफ आ गया तो कोहराम भारी होगा। सिर्फ चंद हजार की तो बात है। जाड़ो, जहानत और जबान का इस्तेमाल किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। क्या समझे? ईदो जी वाला, मेरी तलवार शाम तक बना देना, मैं किसी को भिजवा दूंगा।
क्या बात है? हमारा ऊँट तुम्हारे गले में आ गया है। खबरदार, ऊँट को गले से निकालने की कोशिश न करना। अब इतनी ज्यादती भी ना करो, ये चरवाहों का दस्तूर नहीं है। ये मीर हेप्तान का गला है। उसने मुझे सख्ती से मना किया है कि मेरे गले में जो भी ऊँट आ जाए उसे वापस नहीं करना। अगर ये मीर हेप्तान का गला है तो ये ऊँट सरदार चाकर खान का है। किसी का भी हो, मुझे मीर हेप्तान का हुक्म है। किस बात पर झगड़ रहे हो? इसका ऊँट हमारे गले वापस मांग रहा है। ये ऊँट सरदार चाकर खान का है। तुम उनको बता देना कि ऊँट हेप्तान के गले में दाखिल हो गया है और हेप्तान ने सरदार चाकर खान के दीवान में कौल दिया था कि भागा हुआ कोई भी ऊँट जो मेरे गले में शामिल होगा उसकी वापसी किसी सूरत नहीं होगी। वो ऊँट सरदार चाकर का ही क्यों ना हो। यह दुरुस्त है कि मीर हेप्तान हमारा बाजू है, लेकिन यह कबायली रिवायत का मसला है जिसकी खबर दूर दूर तक फैल सकती है। कबायली रिवायत से बढ़कर अब ये इमारात के नाम का मामला है। दरगुजर से आम लोग कमजोरी का मतलब भी निकाल सकते हैं। हसन मौलाना, कौन नहीं जानता कि मीर हेप्तान चाकर खान के उमरा में शामिल है, और कौन है जो नावाकिफ हो मीर हेप्तान के कौल से। वो हमारा बागी नहीं, इस बात को भी हर शख्स अच्छी तरह से जानता है। ठीक है कि हमने एक ऊंट हारा है, लेकिन मीर हेप्तान ने अपना कौल जीत लिया है। बेरख मेरे नजदीक फिल वक्त इस वाक़े की इससे ज्यादा अहमियत नहीं। जाड़ों को कमजोर मत समझो मुराद। ताकत के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करना ये मेरी मंतक के खिलाफ है। जो शख्स गुर से मर सकता है उसे जहर देने से क्या फायदा? मैं समझा नहीं। मुराद, मजबूत चट्टान को गिराने के लिए पहले उसकी बुनियाद को खोखला किया जाता है। मुझे जाड़ों के घर का भेद ही चाहिए। तुम इत्मीनान रखो, जाड़ों की मुलाजिम कर्रू का काम फंसा हुआ है जिसके लिए वो मजबूर है, और अगर फिर उसे लालच दिया जाए तो हमारे कहने के मुताबिक ही काम करेगा। मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। बहरहाल सरदार, मैं आपकी ये इज्जत अफजाई फरामोश नहीं कर सकता। इतने बड़े वाक़े का तखलिये में तस्फिया हो जाना खुशकिस्मती है। गौराम, मैंने सरदार शेख की सौंपी हुई जिम्मेदारियों का बोझ हमेशा अपने कंधों पर महसूस किया है। हालात अगर साजगार रहे तो कौम में टूट फूट के अमल को रोकने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, और यही महवर है मेरी सोच का। रिवायत, हमारी रिवायत ही हमारा कानून है सरदार। जब तक हम इसके साए तले परवान चढ़ते रहेंगे, हमारी कौम रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ती रहेगी। शायद तवील वक्त गुजरने के बाद ऐसा हो सकता हो कि छोटे छोटे वाकयात भी तारीख बन जाते हैं, मगर हाल से तो सब वाकिफ हैं। सरदार, मैं आपकी इजाजत से गौहर के पास भी जाऊंगा। वो एक बेवा औरत है और उसके नुकसान की तलाफी होना जरूरी है। बेखौफ जिंदगी गुजारना उसका हक है, हालांकि उमूमन खौफ वहमों की वजह से होते। ये इम्कानात की दुनिया है गौराम। पर्दा गैब में तो बहुत कुछ पिन्हा है।
इसीलिए जिंदगी में खौफ फूटता रहता है। इंसान जिस मकाम पर खड़ा हो और अपने मर्तबे को पहचानता हो, यही उसके लिए गनीमत है। ऐसी कोई बात नहीं है गौहर। रामायण की वजह से तुम्हें जो दुख पहुंचा है। बैठे सरदार। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूं, इतनी जल्दी में कि तुम्हारी बात भी नहीं मान सकता। मगर एक बात याद रखना गौहर, हम औरत की बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारे खौफ तुम्हारे अपने वहमों का नतीजा है। तुम्हारे नुकसान की तलाफी कर दी जाएगी। खुदा हाफिज। एहसानों के बोझ ने मुझे चुका तो दिया है, लेकिन मैं ये बोझ जरूर उतारूंगी। आप सरदार गौराम की बात कर रही हैं या सरदार चाकर की? दोनों की। तुम दुआ करना किसी की जिंदगी को। जी अब शेख मुरीद और रानी उम्र के उस मुकाम तक आ पहुंचे हैं जहां पर वालिदैन को उनके बारे में देखे हुए ख्वाबों की ताबीर में कुछ जल्दी हो जाती है। मैंने इस बारे में कभी आपसे मुख्तलिफ तो नहीं सोचा। अल्लाह हमारी सोचों और अमल को नेकी से वाबस्ता रखे। हमने दुनिया इन्हीं दो बच्चों के रूप में कमाई है और ज़ैदों के इस खानदान की बका इन्हीं से वाबस्ता है। इस दुनिया में रहते हुए दुनियादारी की सोचों से आजाद रहना मुश्किल है। मैं खुद इस कर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। दोनों एक ही दस्तरखान पर बड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर मेरी और तुम्हारी सोच भी एक है। क्यों न दोनों की मंगनी कर दी जाए? ठीक है, मुझे इससे क्या इख्तिलाफ हो सकता है? रामेन आपका पग ले गया सरदार। घोड़सवारों का एक दस्ता आंधी की तरह आया और ऊंटों को घेर कर ले गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह वाक़या कैसे हुआ और क्यों कर हुआ। अब इस कदर खुली दुश्मनी के बाद बात वाज़ेह हो गई है कि गौराम को अपने बेटे पर कोई इख्तियार नहीं रहा। अभी हमें अपने इस्तेकाम के लिए बहुत कुछ करना है सरदार। कम से कम गौराम की खामोशी इस साजिश में जरूर शामिल है। जो तुम कह रहे हो वो मैं भी समझता हूं, लेकिन याद रखो मरनवानी, गौराम सब कुछ हो सकता है लेकिन मुनाफिक नहीं। सरदार, मीर अब्तान और मीर बीगर ने हमारे ऊंट रामेन से वापस छीन लिए और मीर अब्तान ने गले में शामिल आपका वो ऊंट भी वापस कर दिया जो उन्होंने अपना कौल निभाने के लिए अपने पास रखा था। मैं मीर हेप्तान और ब्योरख की बहादुरी से खुश हूं। सनी और शौरा का इलाका मीर हेप्तान को इनाम में दिया जाता है। मैं तुम्हारे रवैये से मुस्तरब हूं रामायण। अगर तुम ये चाहते हो कि रिंद और लाशार एक दूसरे के सामने आ खड़े हों तो ये बड़े दुख की बात है। बराबरी की सतह पर जिंदगी गुजारने के लिए बंदे को अक्लमंद होना चाहिए। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है बाबा। हेप्तान और ब्योरख के हाथों हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके हैं और अब फैसला
कबायली रिवाज के मुताबिक होना चाहिए ना। तो दूसरों के ऊंट जब हाँक कर लाओगे तो तुम्हें नताइज के लिए भी आगाह रहना चाहिए। सरदार, ऊंट लाने का मसला तो हमारे और चाकर खान के दरमियान था। ऊंट तो वापस भी किए जा सकते थे, इस पर कबायली जुर्माना भी हो सकता था। हेप्तान और ब्योरख को कच्ची में बैठकर फरीक बनने का कोई हक नहीं था, जबकि रामायण और उसके साथियों से कोई कत्ल नहीं हुआ, बल्कि हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके। बगैर ऐलान जंग के ऐसी सूरत हाल पैदा कर देने के जिम्मेदार हेप्तान और ब्योरख हैं। बदकिस्मती से हम ऐसे मकाम पर आ गए हैं कि बदला लिए बगैर तमाम कबीला मुंतशिर हो जाएगा और रिवाज के पैरवी के बगैर अब हमारे पास कोई चारा नहीं। अब और क्या किया जा सकता है? सरदार, अब हम खुली दुश्मनी की जद में आ चुके हैं। या अब रिवायती मसालियत ही से सद की जा सकती है, वरना ये शिद्दत से भड़क उठेगी। वापसी का दरवाजा दोनों के लिए बंद हो चुका है। हाँ तो ठीक है, अब कुछ भी हो, बहरहाल चाकर को फैसले के लिए मेरे पास आना हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैयदन, हाल दो। अल्लाह की अमान, हालात कुछ ठीक नहीं लगते। खैर तो है। मीर गौराम खान के काफी आदमी मारे जा चुके हैं और कुछ नुकसान सरदार चाकर खान का भी हुआ है। तस्फिये की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। लगता है कोई बड़ी तबाही आने वाली है। बाबा, लोग पड़ाव खाली कर रहे हैं, तुम सुनाओ। अल्लाह खैर करे। सुना है जब किसी इलाके पे कहर खुदाबंदी नाजिल होता है तो परिंदे भी घोंसले छोड़ देते। बाबा पान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। गौहर, ये तमाम वाकयात तुम्हारे सामने हैं। मैं खैर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। ग्वाराम भी तुम्हारे पास आ चुका है, इसलिए उसे तुम्हारा लिहाज बाहर सूरत करना है। फिर तुम औरत हो, तुम्हें वो रवाज के मुताबिक खालियात नहीं लौटाएगा। बाबा, ये दो सरदारों का मामला है और आप तो मेरी हैसियत से वाकिफ हैं। मैं जानता हूं हमें ये सब कुछ नेकी समझकर करना है, अमन के लिए, खुदा की बंदों की बेहतरी के लिए। हाँ, ग्वाराम ये कह रहा था कि चाकर खान को उसके पास आना चाहिए। सरदार चाकर इन हालात में ये सब कुछ नहीं करेगा। बाबा, अगर कुछ तो खून मेरे जाने से रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। अगर कोई अताब सरदार चाकर की तरफ से हुआ तो मैं उसे सह लूंगी। तो फिर बेटी जल्दी करो, इससे पहले कि शर की ताकतें तमाम दरवाजे बंद कर दें, हमें खैर की इब्तिदा करनी चाहिए। वाकयात आपके सामने हैं, बात तफसीलात की नहीं, बात हमारे आदमियों के खून बहा की है, जिससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। और इतनी बड़ी हकीकत के सामने तफसीलात बेमानी होकर रह जाती हैं। सरदार, मैं सिर्फ खैर के जज्बे से आई हूं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई भी रंजिश हो, मैं उसे भी दूर करने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है। मेरा जो तुमसे शादी के बारे में सवाल था
वो सिर्फ तुम्हारी तन्हाई और बेवगी के हवाले से था। तुम एक औरत हो और मैं तुम्हारी पहले भी इज्जत करता था, अब भी। मुझे तुम्हारे एहसासात का लिहाज न होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आया था कि रामायण की गलती थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उसमें शामिल कर लो। मैंने अपने सवाल के हक का इजहार किया था और तुम्हें जवाब के लिए आजाद समझा था। सरदार, हम आपके पास से